हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपने तीसरे लेक्चर पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 विच सेज अबाउट attribution, acknowledgement and dispatch of electronic record। ठीक है, तो इसमें पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 11। ये हमें कहता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी attributed to the originator if it was sent by the originator himself, b by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record, or c by an information system programmed by or on behalf of the originator to operate automatically। तो ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि कब माना जाएगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसको ओरिजिनेटर ने अट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो 3 केसेस हैं जिसमें ऐसा माना जाएगा। तो जब सबसे पहली चीज़ ये है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर ने खुद से सेंड किया है तो ये माना जाएगा कि ये रिकॉर्ड उसने अट्रीब्यूट किया है। देन द सेकेंड थिंग इज बाय अ पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर, जिसके पास अथॉरिटी थी कि वो ओरिजिनेटर के बिहाफ में वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड कर सकता है। तो अगर उसने किया है तो भी ये माना जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर ने ही अट्रीब्यूट किया है। देन द थर्ड पॉइंट इज बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय और बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऐसे प्रोग्राम किया गया है और उसके ओरिजिनेटर के बिहाफ में अगर वो ऑपरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली ना, तो भी ऐसा ही माना जाएगा कि ओरिजिनेटर ने खुद से ही अट्रीब्यूट किया है वैसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूशन का पार्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे, जो कि हमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट के बारे में बता रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट the acknowledgement of receipt of electronic record be given in particular form or by particular method, an acknowledgement may be given by any communication by addressee, automated or otherwise, or any conduct of the addressee sufficient to indicate to the originator that electronic record has been received। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कब हम मानेंगे कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट हो गया है ओरिजिनेटर को। जब ओरिजिनेटर को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड करता है तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो एड्रेसी के पास पहुंच गया कि नहीं। तो उसके लिए ही ये प्रोविज़न डाला गया है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट का। तो जब भी कोई ओरिजिनेटर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड किया और उसने कुछ स्पेसिफाइड वे स्टिपुलेट नहीं किया कि वो इस वे में, इस पर्टिकुलर मैनर में या इस पर्टिकुलर मेथड से ही उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, तो वो कैसे माना जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हो गया। ये 2 तरीके से जो ए और बी में दिया है। तो पहली चीज़ है एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी, ऑटोमेटेड और अदरवाइज। अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर देता है ना एड्रेसी, चाहे वो ऑटोमेटेड हो या मैनुअल हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से हो, अगर उसने एड्रेसी ने किसी भी तरह से ओरिजिनेटर को ये इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ मेरे पास ये रिकॉर्ड आ चुका है, तो ये मान लिया जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट हो गया है। देन द सेकेंड वे इज एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी। कोई भी कंडक्ट से अगर वो बता रहा है एड्रेसी कि या आई हैव रिसीव्ड योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और जो कंडक्ट है वो सफिशिएंट होना चाहिए ये इंडिकेट करने को ओरिजिनेटर को कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसने रिसीव कर लिया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है उस चीज़ की। देन सेकेंड क्लॉज हमें बताता है वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम, देन अनलेस एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन सो रिसीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल he deemed to have been never sent by the originator।
अब फर्स्ट क्लॉज में तो ये बात हो गई जहाँ उसने ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट नहीं किया है पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर मेथड। अब हमारे क्लॉज 2 में ये बताया जा रहा है कि जहाँ ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो बाइंडिंग तभी होगा जब उसको रिसीट मिल जाएगा उस चीज़ का कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया है एड्रेसी के थ्रू, तो ये तभी बाइंडिंग माना जाएगा जब वो रिसीट कर लेगा वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो भी है। और अगर उसने रिसीट नहीं किया वो एक्नॉलेजमेंट, तो ये मान लिया जाएगा कि ऐसा रिकॉर्ड कभी सेंड ही नहीं किया गया है ओरिजिनेटर के द्वारा। वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट the electronic record shall be binding on the receipt of such acknowledgement and the acknowledgement has not been received by the originator with the time specified or agreed, or if no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received by him and specifying a reasonable time by which acknowledgement must be received by him, and if no acknowledgement is received within such a fixed time limit, he may, after giving notice to the addressee, treat the electronic record as though it has never been sent। ठीक है, जहाँ ओरिजिनेटर ने कोई स्टिपुलेट ही नहीं किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो बाइंडिंग तभी होगा जब हमें रिसीप्ट मिल जाएगी उस एक्नॉलेजमेंट की, तो एक्नॉलेजमेंट जो है नहीं रिसीव किया गया है ओरिजिनेटर के द्वारा स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर नहीं रिसीव किया गया है और अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था तो रीजनेबल टाइम के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया है, तो माना जाएगा कि ओरिजिनेटर में गिव नोटिस टू द एड्रेसी स्टेटिंग दैट no acknowledgement has been received by him and specifying a reasonable time by which acknowledgement must be received by him। तो वैसे केस में ओरिजिनेटर जो है वो नोटिस देगा एड्रेसी को कि आपके द्वारा मुझे कोई भी रिसीट नहीं मिला है एक्नॉलेजमेंट का कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया है और रीजनेबल टाइम ऑलरेडी लैप्स हो गया है, तो कृपया करके आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें कि आपको मिला है या नहीं। और अगर जो भी टाइम लिमिट मेंशन किया गया होगा नोटिस में या रीजनेबल टाइम, अगर उसके पास होने के बाद भी एड्रेसी जो है ओरिजिनेटर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता इसके बारे में, तो मान लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कभी सेंड ही नहीं किया गया था ओरिजिनेटर के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट के बारे में सेक्शन 12। अब हम आते हैं सेक्शन 13 जो हमें बताता है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो इसमें बता रहा है सेव एज अदरवाइज अग्रीड टू बिटवीन ओरिजिनेटर एंड द एड्रेसी द डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन इट इंटर्स द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर। अब इसमें ये बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डिस्पैच कब माना जाएगा, वो तब माना जाएगा जब वो एंटर कर जाएगा कंप्यूटर रिसोर्स और वो आउटसाइड हो जाएगा किसके कंट्रोल से, ओरिजिनेटर के कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि वैसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिस्पैच हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बता रहा है सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। अगर कोई अलग चीज़ जो है ना अग्रीड हुई है ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में, तो फिर उस अग्रीमेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में हुआ है। ठीक है, इसका सेकेंड क्लॉज हमें बताता है सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज, नेमली। अब बोल रहा है कि जो भी अग्रीमेंट हुआ है एड्रेसी और ओरिजिनेटर को वो छोड़ के अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट हुआ है तो प्रेफरेंस हम उसको ही देंगे, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फॉलोइंग वे से हम डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ रिसीट के बारे में। तो पहली चीज़ जो इसमें बताई जा रही है वो है इफ़ द एड्रेसी हैज़ डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेसी ने डेजिग्नेट किया है कोई कंप्यूटर रिसोर्स रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो क्या होगा, तो इसमें दो केसेस है। रिसीव्ड occur at the time when electronic record enters the designated computer resource, तो उस वक्त
जिस वक्त जो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करेगा उस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में, या if the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not the designated computer resource, received occurs at the time when electronic record is retrieved by the addressee. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड नहीं किया गया है डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रिसोर्स पे, तो माना जाएगा टाइम ऑफ रिसीव जिस वक्त एड्रेसी ने रिट्रीव कर लिया है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, वो टाइम मान लिया जाएगा रिसीव्ड का। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि है बी। अब एड्रेसी ने डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं किया है, डेजिग्नेट नहीं किया है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को अलॉन्ग विथ स्पेसिफाइड टाइमिंग इफ़ एनी, तो रिसीव्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उस कंप्यूटर रिसोर्स में एंटर कर जाएगा। ठीक है, एड्रेसी के जो कंप्यूटर रिसोर्स में है वो एंटर कर जाएगा, जहाँ की डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। जहाँ डेजिग्नेटेड है वहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, कि अगर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में गया है तो जिस वक्त एंटर किया है, और अगर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में नहीं गया है तो जिस वक्त एड्रेसी ने रिट्रीव किया है। और सेकंड पॉइंट है, अगर डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है तो जिस वक्त वो एंटर किया है कंप्यूटर रिसोर्स एड्रेसी के, तो उस वक्त मान लिया जाएगा टाइमिंग। अब हमारे थर्ड क्लॉज में प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। 1 और 2 तो टाइमिंग के बारे में था, अब थर्ड क्लॉज प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। तो प्लेस क्या बता रहा है? सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन द originator and the addressee, an electronic record is deemed to be dispatched at the place where the originator has his place of business and is deemed to be received at the place where addressee has the place of business. ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी ओरिजिनेटर का होगा वो माना जाएगा कि वहाँ से इंफॉर्मेशन डिस्पैच हुआ है, और जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस किसका है? एड्रेसी का, वहाँ मान लिया जाएगा वहाँ पे रिसीव हो रहा है वो इंफॉर्मेशन, वो रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मान लिया जाएगा प्लेस। ठीक है, और इसमें भी सेव एज अदरवाइज अग्रीड बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, मतलब अगर कुछ और अग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के बीच तो वो प्रिवेल कर जाएगा इस केस में भी। ठीक है, अब हमारा 4 क्लॉज बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शेल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग दैट द प्लेस वेयर कंप्यूटर रिसोर्स इज लोकेटेड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 3। अब जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 का, जो टाइमिंग से रिलेटेड प्रोविज़न था, वो अप्लाई होगा चाहे जो प्लेस है ना कंप्यूटर रिसोर्स का वो लोकेट कर दिया गया किसी डिफरेंट प्लेस पे, तो भी सबसेक्शन 2 का जो भी प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होगा ही। ठीक है, भले ही सबसेक्शन 3 में जो प्लेस के बारे में प्रोविज़न दिया है वो डिफरेंट प्लेस पे चला जाए तो भी 2 का अप्लीकेबल होगा टाइमिंग वाला। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 5th क्लॉज पे जो बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन बताया गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो ऊपर वाली चीज़ें, इसमें सारे चीज़ों में ये दिया गया था कि अगर अग्रीमेंट कुछ भी है इन दोनों के बीच, ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में, तो वो प्रिवेल करेगा, चाहे वो टाइमिंग का केस हो या वो प्लेस का केस हो। अब 5th क्लॉज में बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इफ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज़ मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब जो ओरिजिनेटर और एड्रेसी का एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस, अब हम प्लेस का डिटरमाइन, रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो अगर ओरिजिनेटर का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है या एड्रेसी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक से ज़्यादा है, तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ना वो ही मान लिया जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अब दूसरा बता रहा है इफ़ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस his usual place of residence shall be deemed to be a place of business। तो अगर कोई ओरिजिनेटर और एड्रेसी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, ठीक है, जैसे कि आजकल डिजिटली एडवांस हो गया है तो बहुत सारी बिजनेस ऑनलाइन ही होती है और वहाँ उस केस में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, तो भी अगर कोई यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है तो वो ही मान लिया जाएगा कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस है वैसे केस में।
ठीक है। अब क्लॉज सी हमें बता रहा है यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है इन रिलेशन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट के केस में हम कैसे जानेंगे कि यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, तो वो हो जाएगा वैसा प्लेस वेयर इट इज़ रजिस्टर्ड। अब जहाँ जो हाँ ये रजिस्टर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है, तो जिस प्लेस के लिए वो जिस प्लेस पे वो रजिस्टर्ड है, जिस प्लेस के नाम पे वो रजिस्टर्ड है, वही मान लिया जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 4। अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 3 सेक्शंस हैं, वो भी छोटे छोटे से। तो चैप्टर 5 हमें बता रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में। तो 14 में हमें ये बताया जा रहा है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। तो वेयर एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर हैज़ बीन अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from the such point of time to the time of verification। अब कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई अगर होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे किसी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, तो माना जाता है कि वो जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। और वो कब से सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम से जिस टाइम से वो सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई हुआ है, और कब तक, टू द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन तक, वेरिफिकेशन के टाइम तक उसको माना जाएगा कि वो एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सिंपल है कि जब भी कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे तो वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा, और किस वक्त से किस वक्त, जब वो प्रोसीजर अप्लाई हुआ है और जब तक टाइम ऑफ वेरिफिकेशन है तब तक उसको सिक्योर माना जाएगा। ठीक है। अब 15 में क्या बोलता है, 15 में हमें बता रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ़, अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है उसको सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तब माना जाएगा, अभी ऊपर हमें था सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में 14 में, अब इसमें है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कि उसको कब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा, इन 2 कंडीशन में। इफ़ द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, अगर सिग्नेचर क्रिएशन डेटा जो है, ठीक है, वो सिग्नेचर अफिक्स करने के टाइम में, सिग्नेचर लगाने के टाइम में वो कंट्रोल में था सिग्नेटरी के और कोई अदर पर्सन के कंट्रोल में नहीं था, मतलब एक्सक्लूसिव कंट्रोल थी उस वक्त सिग्नेटरी की, और किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं था सिग्नेचर क्रिएशन डेटा पे। ठीक है, और सेकेंड क्या बता रहा है, अगर सिग्नेचर क्रिएशन डेटा जो है स्टोर्ड किया गया था या फिक्स किया गया था इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो भी माना जाएगा कि ये सिक्योर्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, तो 2 तरह से सिक्योर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक क्रिएशन डेटा जो है सिग्नेचर फिक्स करने के टाइम में कंट्रोल में था, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था सिग्नेटरी के और किसी अदर पर्सन के कंट्रोल में नहीं था, और दूसरा जब सिग्नेचर क्रिएशन डेटा जो है स्टोर किया गया था, अफिक्स किया गया था ऐसे एक्सक्लूसिव मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा मीन्स द प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो ऐसा होगा, अब जब हम आएंगे डिजिटल सिग्नेचर की बात करने में तो वहाँ सिग्नेचर क्रिएशन डेटा की जगह होगा प्राइवेट की। हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि प्राइवेट की क्या होता है। ठीक है, अब 16 में हमें बताया जा रहा है सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 और 15 प्रिस्क्राइब करता है कि सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिस क्या होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है, क्या सुरक्षा की प्रक्रिया या प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे 14 और 15 के लिए। तो इसमें एक प्रोवाइज़ो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो है लेकिन प्रोवाइज़ो में क्या बोला है कि
provided that in prescribing such security procedure and practice, the central government shall have regard to the commercial circumstances, nature of the transaction and such other related factor as it may consider appropriate. प्रोवाइजो बोल रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिस, तो वो जो है वो सारी चीज़ें देख सकता है कि क्या कमर्शियल सर्कमस्टांसेस है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, या और भी कोई रिलेटेड फैक्टर जो इसको अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो कंसीडर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर और प्रैक्टिस डिसाइड करता है और वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के कर सकता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 बात कर रहा है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में, कैसे रेगुलेट किया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 17 में बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर। कंट्रोलर और अदर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट and may also by the same or subsequent notification appoint such number of deputy controller or assistant controller or other officer and employee as it deems fit। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके अपॉइंट कर सकता है। किसको अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा इस एक्ट के पर्पस से। ठीक है, और वो सेम उसी नोटिफिकेशन से या उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन देके वो अपॉइंट कर सकता है किसको, डिप्यूटी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को, या कोई अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय को, जो भी उसको सही लगता है, उसको ज़रूरत लगती है, तो वो अपॉइंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है किसको किसको अपॉइंट करने की, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्लॉज 2 पे। तो कंट्रोलर जो है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शन इस एक्ट के अंदर सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कंट्रोलर को, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर कंट्रोलर रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड होगा और उसके नीचे आएगा हमारा कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये हमारी हायरार्की होती है। फिर हमारा थर्ड क्लॉज बता रहा है कि डिप्यूटी कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर शैल परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू द कंट्रोलर अंडर द जनरल सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्रोलर। अब जो डिप्यूटी कंट्रोलर है या असिस्टेंट कंट्रोलर है वो किसके अंडर काम करेगा, वो कंट्रोलर के अंदर काम करेगा, यानी कि सबसे ऊपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हो गया कंट्रोलर, इसके नीचे हमारा आएगा डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर। तो ये हो गई हमारी हायरार्की, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता दिया। अब हम देखना है क्लॉज 4 जो कि बता रहा है द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है कि जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, टर्म्स कंडीशन क्या होगी कंट्रोलर की, डिप्टी कंट्रोलर की, असिस्टेंट कंट्रोलर की, अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय की, वो सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए क्लॉज 5 जो है द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफिस of the office of the controller shall be at such place as the central government may specify and these may be established at such place as the central government may thinks fit। ठीक है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस जो है कंट्रोलर का तो कैसे किस प्लेस पे होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, और वो जो इस्टेब्लिश होगा ऐसे प्लेस पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है। तो मतलब हर चीज़ की पावर
चाहे वो हेड ऑफिस की हो, ब्रांच ऑफिस की हो, क्वालिफिकेशन की हो, एक्सपीरियंस की हो, अपॉइंटमेंट की हो, हर चीज़ की पावर यहाँ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। याद रखिएगा। तो मेजोरिटी ऑफ द केस में आपको आंसर अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डालिएगा, अगर आपको याद नहीं रहा, वरना कोशिश करिए याद रखने का, ठीक है। फिर क्लॉज 6 हमें बताता है देयर शैल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर के ऑफिस का एक सील होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 18 पे, जो कि हमारे बता रहा है फंक्शन ऑफ कंट्रोलर के बारे में। तो कंट्रोलर का फंक्शन क्या होगा? तो वो परफॉर्म करेगा ऑल या एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। या तो सारे, या तो इनमें से कुछ फंक्शन वो एक्सरसाइज करेगा। तो सबसे पहला है एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटी ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो एक्टिविटी कर रहा है, जो वो अपना एक्ट कर रहा है, उस पर सुपरविजन कौन एक्सरसाइज करेगा? कंट्रोलर एक्सरसाइज करेगा। दूसरा है सर्टिफाइंग पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो हम पब्लिक की सर्टिफाई करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सर्टिफाई करता है, तो वो भी कौन देगा? कंट्रोलर देगा। फिर वो क्या करेगा? फंक्शन ले डाउन करेगा स्टैंडर्ड, कि कितना क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। फिर स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होगा किसका? एम्प्लॉय ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जो एम्प्लॉय होंगे उसका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। फिर वो स्पेसिफाई करेगा कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस। किस जो बिजनेस कंडक्ट करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसका भी कंडीशन डिसाइड करेगा कंट्रोलर ही। फिर वो स्पेसिफाई करेगा कंटेंट ऑफ रिटन, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल एंड एडवर्टाइजमेंट दैट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड पब्लिक की। तो वो स्पेसिफाई क्या करेगा? कंटेंट किसका? रिटन, प्रिंटेड या विजुअल मटेरियल या कोई एडवर्टाइजमेंट का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूज होगा किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या पब्लिक की के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कंटेंट भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। फिर जी में बता रहा है कि वो स्पेसिफाई करेगा फॉर्म और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर्म क्या होगा या कंटेंट क्या हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का या की का, तो वो भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। मतलब सीधा सीधा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करता है कंट्रोलर। फिर वो डिसाइड करेगा कि फॉर्म और मैनर जिसमें अकाउंट को मेंटेन करना है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो अकाउंट है उसको जो मेंटेन करना है वो किस फॉर्म या किस मैनर में करना है, वो भी कंट्रोलर बताएगा। फिर कंट्रोलर स्पेसिफाई करेगा टर्म्स एंड कंडीशन, जिससे ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा और उसका रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये भी सारी कंट्रोलर डिसाइड करेगा। फिर हमारा आता है कि वो फैसिलिटेट करेगा establishment of electronic system by the certifying authority either solely or jointly with the other certifying authority and regulation of such system, ठीक है। तो वो फैसिलिटेट किस चीज़ के लिए करेगा कि वो कोई भी जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो इस्टेब्लिश करे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, या तो खुद से या तो वो जॉइंटली किसी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ करे, उसमें वो मदद करेगा कंट्रोलर। फिर वो स्पेसिफाई करेगा मैनर, किस मैनर में सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है कंडक्ट करेगा अपना डीलिंग, किससे? सब्सक्राइबर्स से, ठीक है। फिर एल हमें बता रहा है कि कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि रिजॉल्व कैसे करेगा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके बीच? सर्टिफाइंग अथॉरिटी और उसके सब्सक्राइबर। जो सब्सक्राइबर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बीच कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो भी कंट्रोलर ही बताएगा। फिर ये बताएगा कि ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की, ये भी हमें कंट्रोलर ही बताएगा। फिर वो मेंटेन करेगा डेटाबेस, जिसमें कंटेन करेगा डिस्क्लोजर रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसमें कंटेन करेगा वैसे पर्टिकुलर्स जो स्पेसिफाइड किए गए हों रेगुलेशंस में, जो कि एसेसिबल हो पब्लिक को, ठीक है। वो डेटा मेंटेन करेगा जो कि एसेसिबल हो पब्लिक को और जिसमें डिस्क्लोजर किया गया हो रिकॉर्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे फंक्शंस। किसके फंक्शंस थे ये सारे 18 में? तो कंट्रोलर के फंक्शंस थे, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 19 पे,
जो कि हमें बता रहा है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, द कंट्रोलर मे विद द previous approval of the central government and by notification in the official gazette recognize the foreign certifying authority as a certifying authority for the purpose of this act। तो क्या बताया जा रहा है कि जो कंट्रोलर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल की, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ सबसे अपर हैंड किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अथॉरिटी लेकर वो नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गैजेट में। कौन करेगा? कंट्रोलर। और वो रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि ये हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इस पर्पज़ के लिए। यानी कि यहाँ हमें फॉरेन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को भी राइट दिया है, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी राइट दे दिया गया, रिकॉग्निशन दे दिया गया है। लेकिन ये सब्जेक्टेड टू क्या है? सब्जेक्टेड टू है कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन जो स्पेसिफाइड किया गया है रेगुलेशंस में। रेगुलेशन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो हम नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं। सेकेंड क्लॉज हमें बता रहा है वेयर द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन सब सेक्शन 1 द electronic signature certificate issued by the certifying authority shall be valid for the purpose of this act। तो जहाँ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, कहाँ कैसे रिकॉग्नाइज हो रहा है? अंडर सब सेक्शन 1। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू कौन कर रहा है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। वो वैलिड हो जाएगा इस पर्पस, एक्ट के पर्पस के लिए, यानी कि फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी वैलिड हो जाएगा। फिर थर्ड हमें क्या बता रहा है? द कंट्रोलर में इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ कंट्रावीन एनी ऑफ द कंडीशन रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच इट वॉज ग्रांटेड रिकॉग्निशन अंडर सबसेक्शन 1 he may for the reason to be recorded in writing by notification in the official gazette revoke such recognition। जो कंट्रोलर है अगर वो सर्टिफाइड हो जाता है कि कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो कंट्रावीन कर रही है, वायलेट कर रही है कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, जिससे वो सब्जेक्टेड है, जिससे उसको रिकॉग्निशन मिला है सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, उसको कंट्रावीन कर रही है, तो वो क्या कर सकती है? रीज़न रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में और नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में और रिवॉक कर देगी सब रिकॉग्निशन। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि ये सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन है जो कि रेगुलेशन में दिया गया है, अगर उसको ही वायलेट कर दिया तो फिर रिवोक हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन, है ना। अब हम देखेंगे सेक्शन 20 जो कि ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आते हैं सेक्शन 21 पे जो कि है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एनी पर्सन may make application to the controller for the license to issue electronic signature certificate, ठीक है। तो जो भी प्रोविज़न दिया है सबसेक्शन 2 जो हम देखेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन जो है एप्लीकेशन बना सकता है। किसको देगा एप्लीकेशन? कंट्रोलर को। किस चीज़ के लिए? लाइसेंस इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लाइसेंस इशू करने के लिए। No license shall be issued under subsection 1 unless the applicant fulfills such requirement with respect to qualification, expertise, manpower, financial resource and other infrastructure facility which are necessary to issue electronic signature certificate as may be prescribed by the central government। अब इसमें बताया जा रहा है कि अभी देखिए हमने 1 में देखा था कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, तो उसको भी समझने के लिए हमें सबसेक्शन 2 समझना ज़रूरी है। तो अब जो सेक्शन 1 में जो लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा था वो तभी किया जाएगा जब अप्लीकेंट क्या है वो फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट किस चीज़ का? विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, मेन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के रिगार्डिंग जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करेगा, तभी आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए और जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, तो तभी आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। अब क्लॉज 3 हमें बता रहा है लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगा उसी पीरियड के लिए ये लाइसेंस जो है वैलिड है और नॉट बी ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल। और ये जो है
लाइसेंस ये ना ही ट्रांसफरेबल है ना ही हेरिटेबल है। और सी में हमारा बता रहा है कि ये जो है सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन और टर्म्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। और ये सब्जेक्टेड टू किससे है? सच टर्म्स एंड कंडीशन जो कि रेगुलेशन स्पेसिफाइड करेगा। तो लाइसेंस जो भी ग्रांट किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर वो जो है वैलिड होना चाहिए उस पीरियड तक जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए। हेरिटेबल मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक नहीं जाना चाहिए, किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और वैसे टर्म्स एंड कंडीशन से सब्जेक्ट होना चाहिए जो भी रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया गया है। अब हम आते हैं 22 पे जो कि बता रहा है अप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। तो इसमें क्या बता रहा है? एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अ लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी एप्लीकेशन हैं इशू करने के लिए लाइसेंस वो ऐसे फॉर्म में होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है। क्लॉज 2 हमें बता रहा है एवरी एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए लाइसेंस शैल बी अकम्पेनिड बाय अ सर्टिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट, a statement including the procedure with respect to identification of the applicant or payment of such fee not exceeding 25,000 rupees as may be prescribed by the central government। और last one is such other document as may be prescribed by the central government। तो जब भी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करते हैं ना तो जितनी भी एप्लीकेशंस होती है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट जो इंक्लूड करेगा प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अप्लीकेंट। और तीसरा पेमेंट जो फीस रिक्वायर है जो कि एक्सीड नहीं करनी चाहिए 25,000 रुपीज़ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, और कोई अदर डॉक्यूमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। सेक्शन 23 जो है हमें रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के बारे में बता रहा है। अब एक बार लाइसेंस जो है हमारा वो हो गया, उसका डेट जो है एक्सपायर कर गया, तो उसको रिन्यू कैसे करेंगे? तो एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस वो कैसे मेड किया जाता है? तो इन सच फॉर्म, और उसके साथ ऐसी फीस लगाई जाती है जो कि 5,000 से ज़्यादा नहीं हो। तो जो एक्चुअल टाइम में 25,000 फ़ी होती है और बाद में 5,000, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो है नॉट लेस देन 45 डेज बिफोर द डेट ऑफ द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस। तो 5,000 फीस लगेगी और एक्सपायर होने के 45 दिन के पहले आपको रिन्यू करा लेना है वो लाइसेंस को। ठीक है, तो ये रिन्यूअल के बारे में हो गया सेक्शन 23 के बारे में। अब प्रोसीजर क्या है फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस का प्रोसीजर? तो कंट्रोलर जो है एक बार एप्लीकेशन रिसीव कर लिया 21 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो वो कंसीडर करेगा जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ, और अदर फैक्टर भी जो भी ज़रूरी है उसके लिए ग्रांट करने के लिए लाइसेंस। तो वो लाइसेंस ये सारी चीज़ें देखने के बाद या तो आपको ग्रांट कर देगा लाइसेंस या तो रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, और प्रोवाइजो बता रहा है कि नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग हिज केस। प्रोवाइजो बोल रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्ट नहीं होगी इस सेक्शन के अंदर जब तक किसी एप्लीकेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है ना वो फॉलो किया जाएगा, तभी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा आर्बिट्री वेज में वो एक्ट नहीं कर सकते और आपका लाइसेंस रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है सेक्शन 25, फिर उसके बाद हम अगले सेशन में देखेंगे। तो ये बता रहा है हमें सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। तो जो कंट्रोलर है वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है इंक्वायरी करने के बाद जो भी उसको सही लगता है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो क्या करेगा, जब कंट्रोलर एक बार इंक्वायरी कर लेगा तो फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक स्टेटमेंट मेड करेगा और इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस विच इज़ इनकरेक्ट और फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर। अब जो है उस एप्लीकेशन में जो कि एप्लीकेशन मेड किया गया रिन्यूअल के लिए या इशूएंस के लिए एट द फर्स्ट टाइम या रिन्यूअल के टाइम लाइसेंस के, तो उसमें कोई मटेरियल थिंग्स जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट या फॉल्स दिया गया है, तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
दूसरा कब है, अगर फेल हो जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी विद द टर्म्स एंड द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वॉज ग्रांटेड। अब जिस कंडीशन पे आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया है, मान लीजिए आपको बोला गया था कि आप ये लाइसेंस यूज़ तो कर सकते हो, बट ये 1, 2, 3 कंडीशन है, इसको वॉयलेट आप नहीं कर सकते, बट आपने इसमें से कोई भी एक टर्म जो है वॉयलेट कर दिया या तीनों ही वॉयलेट कर दिया, तो फिर आपका जो है लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। फिर क्या बता रहा है, फेल टू मेंटेन प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30। अब सेक्शन 30 में ना कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रोसीजर मेंशन किए गए हैं, अगर आप उसको भी मेंटेन करने के लिए फेल हो जाते हो, मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो भी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और चौथी चीज़ है, कंट्रावीन कर रहे हो आप इस एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को या रेगुलेशन या ऑर्डर को, तो भी आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। तो इन 4 कंडीशंस में, जहाँ की आपने मटेरियल पर्टिकुलर ही गलत लिखा है, दूसरा जहाँ आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए फेल हो जाते हो, जहाँ आप सेक्शन 30 के प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हो, जहाँ आप इस एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावीन करते हो, तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और प्रोवाइजो एक एडेड है इसमें बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी रिवोक्ड अनलेस सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू शोइंग cause against the proposed revocation। then again the principle of natural justice कि आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप जो है आप अपने केस प्रेजेंट करो और आप बताओ कि आपका क्यों नहीं रिवोक किया जाना चाहिए लाइसेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 1। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के बारे में। तो कंट्रोलर में इफ़ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट देयर इज एनी ग्राउंड फॉर रिवोकिंग एनी लाइसेंस under subsection 1 by order suspend such license pending the completion of any inquiry ordered by him। जो कंट्रोलर है उसको अगर ये लगता है कि आपने सबसेक्शन 1 की कोई कंडीशन जो है वो वॉयलेट कर दी है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, और जिससे आपका लाइसेंस रिवोक होना चाहिए, तो फिर वो क्या है, ऑर्डर से आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर देगा तब तक जबकि इंक्वायरी पेंडिंग है। जो भी ऑर्डर दी गई है ना कि इंक्वायरी करो कि इनका लाइसेंस पेंडिंग करने, इनका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर देना चाहिए कि नहीं, तो जब तक वो इंक्वायरी पूरी हो नहीं जाती, आपके पास बस रीजनेबल कॉज है ये बिलीव करने का कि आपने वॉयलेट किया है लाइसेंस ग्रांट करने की प्रोविजंस को जो सबसेक्शन 1 में दिया है, तो आपकी उस वक्त तक ये इंक्वायरी पेंडिंग होने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा लाइसेंस को। इसमें प्रोवाइजो हमें बता रहा है कि नो लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 days अनलेस सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज सस्पेंशन। अब कोई भी जो सस्पेंशन होगा ना वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है जब तक आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई हो सो कॉज करने के लिए कि आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो 10 दिन के अंदर अंदर ही उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि आपका जो लाइसेंस दिया गया है आपको वो रिवोक क्यों नहीं किया जाए, आप बताओ। ठीक है, तो ये 10 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। टाइम लिमिट याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका लास्ट क्लॉज बता रहा है, नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज़ बीन सर्टिफिकेट सस्पेंडेड शैल इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग सस्पेंशन। अब आपका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है तो आप उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हो, है ना। आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो उस पीरियड तक जब तक आप सस्पेंड है आपका लाइसेंस, उस पीरियड तक आप इशू नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो ये हो गया सेक्शन 25 तक हमारा IT एक्ट कंप्लीट। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।